वॉइस ओवर पर चर्चा। So welcome to another episode of Voice Over पर चर्चा। आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं वॉइस आर्टिस्ट सुकांतो। So he does voice overs in 3 languages, English, Hindi and Bengali। सुकांतो, आपका स्वागत है वॉइस ओवर पर चर्चा में। And thank you so much for being a part of this particular voice over podcast। Thank you हर्ष। Okay, so सुकांतो, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके वॉइस ओवर सफर से पहले, वॉइस आर्टिस्ट बनने से पहले एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड, आप क्या करते थे इससे पहले? अबाउट यू कैन गो ऑन, ओवर टू यू। मैं क्या करता था, हर किसी की तरह स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था। ओह, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया? नहीं, एक छोटी सी इंजरी थी जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ, तो मैंने दूसरी चीजें सीखी थी। मैंने एक इंस्टीट्यूट में हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने सिस्को का नेटवर्क एक्सपर्ट लेवल किया, CCNA, मतलब एसोसिएट लेवल था CCNA। उसके साथ मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। तो थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी उस इंजरी की वजह से, इस वजह से ये सारा कुछ आगे पीछे हो गया। तो आपने जो ये सारी मतलब जैसे चैलेंजेस फेस की, जैसा आपने अपने बारे में बताया, तो ये धीरे धीरे जैसे आपने अपना फिर थोड़ी जैसे पढ़ाई पूरी की और आपने जो भी बताया अभी, वॉइस ओवर की तरफ फिर आपका किस तरह से आप आकर्षित हुए, वॉइस एक्टिंग की तरफ, वॉइस ओवर की तरफ? ये सवाल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये वो याद दिलाता है मुझे जो मैं जब छोटे में टीवी देखता था। तो ये हमेशा से ही था, मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। और उस वक्त ये सोचता था कि इसका मुंह तो नहीं हिल रहा है, लेकिन ये हिंदी बोल रहा है, ये हिंदी कौन सी मशीन से बन जा रहा है। मैं इस वजह से क्यूरियस था, उस क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था, इंटरेस्ट था। फिर जब मैंने जॉब इंटरव्यूज के दौरान देखा कि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स की, मतलब छोटे से मतलब है कि छोटे ड्यूरेशन के लिए किया। उस वक्त फिर मेरे को एक बड़ी सी इंटरव्यू में थोड़ा ओवर क्वालिफाइड बता दिया, जो मुझे नहीं लगता कि क्यों बोला था। तो मैं वापस घर आया और मैंने काफी टाइम से, कम 1-2 साल से कुछ नंबर्स नोट करके रखे थे कि हाँ, वॉइसिंग के लिए ये सब चाहिए होता है, ये सब करना होता है। अच्छा, दिल्ली में ये वर्कशॉप कराते हैं। तो मैंने घर आके उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं इस चीज के लिए जाऊंगा। तो मैं गया, वर्कशॉप करने के लिए गया। किसकी वर्कशॉप? इफ आई कैन। मैं गया था दीपक अग्निहोत्री, मालवीय नगर में, उनके पास गया था। और फिर उन्होंने जो बताया वो समझ में आया। उसका रीजन भी ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा होमवर्क कर रखा था, मुझे पता था कि साउंड ट्रीटमेंट कैसे करना है, माइक्रोफोन कितने तरह के होते हैं, और कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए उस वक्त। तो इस होमवर्क की वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा जल्दी बता दिया, एक दिन में एक की जगह 2 चीजें बता दी, और फिर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स दे देते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर इस तरह से मेरा वो स्टार्ट हुआ। और ये समझ गया था मैं कि कोई भी वर्कशॉप मुझे आर्टिस्ट नहीं बनाएगा, वो मुझे जानकारी दे देगा, लेकिन करना मुझे होगा। अगर मुझ में वो चीज है ही नहीं, मैं सोचने की क्षमता रखता ही नहीं कि वो कैरेक्टर कैसे, मतलब ऑन स्क्रीन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, अगर मैं वो सोच नहीं सकता तो मैं वैसे नरेट नहीं कर पाऊंगा। ये मैं समझ गया था। तो इस वजह से मैं पहले अपना वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी उनसे मैंने बोल दिया कि अब आप मेरा डेमो रिकॉर्ड करवा दीजिए और मैं देख लूंगा फिर जो भी करना है। मुझे बाद में पता चला कि कई लोग 2-2 महीने बाद उनसे बोलते थे वर्कशॉप के कि अब हमारा डेमो रिकॉर्ड कर दो, और मैंने शायद 1 हफ्ते में ही बोल दिया था। इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा था, पर मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, मैं और टाइम भी ले सकता हूँ। तो मैंने उनसे डेमो रिकॉर्ड करवा के उसके बाद घर से काम शुरू कर दिया था। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में ढूंढ लिया था कि कौन सी साइट पर प्रोफाइल बनाऊं, तो वो सब बना के मैंने वहाँ अपने डेमोज और प्रोफाइल्स बना के शुरू कर दिया था। तो इंटरेस्ट तो मैं कहना चाहूंगा अब शॉर्ट में कि बचपन से ही थोड़ा बहुत कीड़ा था ये जानने का कि असल में वो मुंह अलग हिल रहा है, भाषा अलग आ रही है, कैसे हो रहा है। और मैं कार्टून्स वगैरह बहुत देखता था, तो वो चलता था मुझे कि उस वजह से जाग गया थोड़ा सा। ये इस तरह का बहुत ही रेयर होता है। जैसे एक तो आपने डिसाइड कर लिया तुरंत, जैसे पढ़ाई करते हुए, कि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको इस प्रोफेशन में जाना है, वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर में। और दूसरी चीज की वर्कशॉप में जाते समय जो होता है ना, जैसे कुछ लोग, जैसे होता है कि वर्कशॉप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, आप रियलिटी जानते थे कि हाँ, वर्कशॉप का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है और उसके बाद आपको कितनी मेहनत करनी होगी। ये बहुत बड़ी चीज है। क्या मैं जान सकता हूँ साल कौन सा था जब आपने वर्कशॉप अटेंड की थी? मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी शायद 2017 में। 2017 में? 2017 में।
और 2017। एक छोटा सा किस्सा है, मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर है, उनके हम्म। स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था, कोई प्रोजेक्ट्स बनाने थे, कुछ एंड्रॉयड था, वो सब्जेक्ट था, एंड्रॉयड सब्जेक्ट पर बनाना था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये पैराग्राफ्स हैं कुछ, इन्हें रिकॉर्ड कर देना। मुझे पता भी नहीं था कि क्यों करना है, तो मैंने उसको लिया। तब मेरे पास कोई सेटअप नहीं था और मैं वॉइस ओवर सोच के उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा है, संजोग वाली बात है यहाँ पे। संजोग वाली बात है। मैं समझ मोबाइल लेके किचन में बैठा, उस पैराग्राफ को एक रेडियो की तरह, एक रोबोट की तरह बोलता चला गया कि ये एक रोबोट के बैकग्राउंड में प्ले होगा। और जब मैं आज उस बात को सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ओ, मैं प्रैक्टिस तब से ही कर रहा हूँ। मतलब ये बहुत पहले से ये चीज आ चुकी थी। हाँ, ये बहुत पहले हो चुका था, जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू भी नहीं किया था। ओके। तो होता है ना कहीं जैसे हमारे शौक होते हैं, जैसे आवाज के साथ खेलना, तो ये होता है ना, जैसे कुछ लोग उसको एक उस प्रोडक्टिव वे में सोच पाते हैं, और कुछ लोग जैसे इसको वाकई में एक एक प्रोफेशन की तरह बनाते हैं, और आप उनमें से हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो अच्छा, जो आपने, ठीक है, आपने वर्कशॉप अटेंड की, आपने अपने डेमो सैंपल्स बनवा दिए, उसके बाद आपने खुद का होम सेटअप क्रिएट कर लिया, या फिर आप सीधा मतलब आप इससे पहले स्टूडियो हायर करते थे? नहीं, मतलब मैंने स्टूडियो में आज तक एक भी अपना पेड प्रोजेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत एक्सेप्शनल केस है ये। मैंने सिर्फ डेमो रिकॉर्ड किया था अपना स्टूडियो में। ओके। कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया आपने स्टूडियो से? कोई प्रोजेक्ट डिलीवर जो करना है मुझे, वो मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो आपने सीधा अपना तो मैं स्टूडियो जाता जरूर हूँ, कुछ ओके। इधर उधर की चीजें के लिए, किसी और को ऑब्जर्व करने के लिए गया उस तरह से, लेकिन मैंने अपना कोई पेड प्रोजेक्ट स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब किसी और पर्पस, मतलब जैसे नेटवर्किंग हो गई, या जैसे साउंड इंजीनियर से मिलना, इस तरह का मैं समझ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। एक बार तो मुझे ही बुलाया था कि आप आइए ऑडिशन के लिए, तो उस वक्त भी मैं पता नहीं क्यों मैं कुछ किसी और काम में फंस गया था। मैं मना कर रहा था उनसे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर से कॉल आ गया कि आप आ जाइए, अभी तो 6 बजे तक होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं उसके लिए गया था आराम से। अभी भी उनसे कभी कभी बात हो जाती है। अच्छा, उनसे हो जाती है बात। वो कहाँ पे था, वो कालका जी में एक स्टूडियो था, वहां पे गया था। मेरे घर से असल में स्टूडियोज काफी दूर है, तो मैं प्रेफर भी नहीं करता कि 2-2 3-3 घंटे में ट्रैवल करूं, उसके बाद जाके कुछ रिकॉर्ड करूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप गाजियाबाद साइड रहते हैं ना? हाँ जी, गाजियाबाद रहते हैं। हाँ, तो वहां से मतलब कह सकते हैं आपके जो पास के स्टूडियोज होंगे थोड़े बहुत, नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा में, वो भी हाँ, नोएडा में कह सकते हैं। नोएडा में ही स्टार्ट होंगे। हाँ, नोएडा में स्टार्ट होंगे। करेक्ट। असल में ऐसा हुआ था ना, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर कि वॉइस ओवर क्या चीज है, कैसे करते हैं, असल में इससे इनकम कैसे जनरेट करनी है, तो मैंने जिन वीडियोस से इनको सीखा था वो सब घर से कर रहे थे। और वो फॉरेन के आर्टिस्ट थे, इंडिया के आर्टिस्ट नहीं थे। तो इसलिए मुझे विस्पर रूम, अकूस्टिक, सब वहीं से पता चल गया था। तो मेरा शायद ब्रेन उसी तरह से काम करने लगा कि मुझे घर में बनाना है। प्रोजेक्ट जब नहीं थे, मतलब स्टार्टिंग में पहले ही दिन तो कुछ नहीं आया था प्रोफाइल्स बनाने के, तो मैंने मतलब साइंस पता थी कि एकूस्टिक्स कैसे काम करता है, तो कुछ तकियों वगैरह से बनाया जो सभी करते हैं। तो उस डेस्क को ऐसा कवर किया था कि उसके बीच में एक माइक्रोफोन रख के, मेरा शायद पहला प्रोजेक्ट उसमें था, जो कॉल सेंटर वाला हेडफोन्स के साथ होता है माइक, उससे बनाया था। पर मुझे पता था कि मुझे माइक कौन सा खरीदना है, तो 1-2 प्रोजेक्ट बनाए, उससे जो रेवेन्यू आया उसका थोड़ा इन्वेस्ट किया, माइक्रोफोन लिया, फिर हेडफोन लिया, फिर अकूस्टिक पैनल्स लिए, फिर डेस्क ली, ऐसे करते करते ये बनाया था। मैं 2 चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने काफी बार आपकी पुरानी जैसे फोटो होती है ना, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक में, तो मैंने देखा था जैसे तकिया वगैरह आसपास लगा हुआ है, कंबल लगा हुआ है, अपने कुछ ना कुछ आप ऐसे सेटिंग करते रहते थे, मेरे को याद है अच्छी तरह। और दूसरी चीज ये है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने देखा था आप कहीं छुट्टियां मनाने जब जाते हो ना वेकेशन पे, मैंने देखा है आप अपने बक्से में भी आपने उसमें माइक्रोफोन और वो रखा होता है कि आप छुट्टियां मतलब कहीं पे जाओगे वहां से भी आप रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब आउटपुट डिलीवर कर दोगे। क्या ये सच है? मैंने पता नहीं, मैंने बहुत, ये मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली ये इस तरह आपने से सही देखा। मैंने सूटकेस को ऐसे खोल के उसके बीच में माइक रख के, क्योंकि वो तो कपड़ों से ढका हुआ है। हाँ, हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए ना असल में। ओके, यस है ना, मैंने तो हार्ड सरफेस पे किया ही नहीं, मैंने डेस्क को कवर कर दिया और सूटकेस के अंदर कपड़ों के बीच में हूँ। आप तो एक अलग से, जैसे होता है ना, जैसे एक कंसल्टेशन फर्म हो सकती है कि जुगाड़ू तरीके से रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है घर से, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि अब इस चीज के पैसे लेने लगूंगा मैं। सीरियसली आपको करना चाहिए। बहुत कॉल आते हैं इस चीज के लिए कि सर हमको ये थोड़ा गाइड कर दीजिए।
एक बात मेरी बीच में रह गई, सॉरी। आप जो ये वेकेशन का अपना बता रहे थे, आप जो वो बक्से में आप वो माइक्रोफोन वगैरह, तो उससे आप जो डिलीवर करते हो आउटपुट, कहीं ऐसे मतलब वो क्या नया प्रोजेक्ट के लिए होता है, कभी इस तरह के लिए आप लेके जाते हो कि करेक्शन या रिवीजन आ गया तो उससे मैं डिलीवर करूंगा? करेक्शन तो नहीं किया कभी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म चलते हैं, जैसे एक वीडियो मैं शुरू से करता था, उसने काफी प्रैक्टिस करवाई है मुझे, उसने उन ओके रिकॉर्डिंग्स के दौरान काफी प्रैक्टिस हो गई थी। वो यूट्यूब पे एक चैनल था, TTI हिंदी, ओके, टॉप टॉप 10 इन्फॉर्मेशन टॉप हिंदी। 10 इन्फॉर्मेशन, ओके तो वो इंग्लिश था, उसका मुझे हिंदी में डब करना होता था उसके नरेशन को। ओके तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं स्क्रिप्ट या कोई ऐसे प्रोजेक्ट का ऑफर आता है तो उनसे कहता हूँ कि मैं 3 दिन में डिलीवर करूंगा। ओके, वो 10 मिनट का वीडियो था, मुझे Okay. करने में 3 दिन नहीं लगेंगे, पर मैं Of एक्स्ट्रा course, टाइम of हाथ course. में लेके करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप जहां भी हो आप वापस आ जाओ। मैं उस वक्त बाहर था, कि आप वापस आ जाओ, मुझे आपसे ही कराना है। मैंने कहा ठीक है भाई, वेट कर रहा है तो उनका देख लेता हूँ। और मेरे लिए वो काफी लंबी नरेशन थी, स्टार्टिंग के लिए 10 मिनट का एक नरेशन है जिसे मुझे, शुरुआत के लिए काफी होता हाँ, है। शुरुआत के लिए 10 मिनट का है, उतने ही टाइम में मुझे कंप्लीट करना है। मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ। तो 2 दिन थोड़ा उसके वीडियोस को स्टडी किया कि वो कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उस तरह से किया। तो करेक्शन जब आई तब मैं अपने घर पे ही था, तो करेक्शन मैंने अपने घर से ही किया है। लेकिन इस तरीके का जो प्रोजेक्ट होता है, जो मेरे को पता है कि 2 दिन में दोबारा स्क्रिप्ट आ जाएगी, उनके लिए मुझे लेके जाना पड़ता है अपना सेटअप। ओके, तो आप मतलब साथ में एंजॉय भी करते हो और प्रोजेक्ट भी हाँ तब आप डिलीवर कर देते हो हाँ वहां से, तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने अपना ये होम सेटअप जैसे पूरा रेडी किया, आपने जैसा बताया 2017 में, तो सब करने के बाद आपने वर्कशॉप ली, आप वर्कशॉप अटेंड की, आपने डेमो सैंपल्स बनाए, अपना सेटअप रेडी किया, उसके बाद आपको पहला प्रोजेक्ट मिलने में आपको कितना समय लगा? लगभग 5 महीने लगे थे। 5 महीने लगे थे? जिसे मैं प्रोजेक्ट कहूंगा। रिकॉर्डिंग तो मैं छोटी मोटी कर रहा था, ओके, जो और प्रॉपर जिसे, काम मिलने में मतलब 5 महीने लग हाँ गए? हाँ, वैसे मिलने को तो मुझे कुछ दिन बाद ही कुछ रिकॉर्डिंग्स आ गई थी, पर वो बिल्कुल ऐसी थी कि मैं चाहूँ तो उसको फ्री में कर देता उस वक्त प्रैक्टिस के लिए। ओके, लेकिन समझ गया। मेरा पहला पेड प्रोजेक्ट जिसको मैं कहता हूँ, वो बिटकॉइन का एक एक्सप्लेनर वीडियो था। बिटकॉइन उसी का, को, ओके। हाँ, तो वही था जिसको मैं कहता हूँ। तो लगभग 4-5 महीने लगे थे मुझे फाइवर पर। फाइवर पर? फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाने के 4-5 महीने बाद मुझे ये प्रोजेक्ट आया था। अभी हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा टाइम लगा हो, पर मुझे इस वक्त अंदाजा तो यही लग रहा है। मुझे जो जो है नरेशंस ज्यादा मिलती है, और मुझे अच्छा, उसी में नरेशन मजा ज्यादा। भी आता है। तो स्टोरी नरेशंस मैं अच्छी कर लेता हूँ शायद। मैंने रेडियो कमर्शियल्स किए हैं, हम्म। वो इंडियन चैनल्स के लिए नहीं है। तो उसमें मेरे को जब आया था तो उन्होंने बता दिया था कि मुझे इस कैरेक्टर जैसा चाहिए। तो ऐसा है कि इस क्राफ्ट से दोनों अगर में प्यार है तो आपको सब कुछ करने में मजा आएगा। सब बस, कुछ करने में मजा आएगा। हाँ, लेकिन बस यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप किसके लिए ज्यादा हायर किए जा रहे हैं। यस, आप करेक्ट लाइव करेक्ट। एक्शन डब कर रहे हैं, ऑडियो बुक्स बना रहे हैं, कमर्शियल्स बना रहे हैं, वहां पर बदल जाएगा मामला। आपको सब कुछ करने में मजा आएगा। मेरे को पर्सनली सब कुछ करने में मजा आता है, सब कुछ लेकिन करने ऐसा में। ऐसा है नहीं कि मैंने सब कुछ किया है। तो ओके। मैंने जो जो किया है उन सब मुझे मजा आया था। मैंने स्टोरी नरेट की है, रेडियो कमर्शियल किया है, एनिमेशन डब किया है, अभी कुछ दिन पहले ऑडियो ड्रामा भी किया है। ओके, तो स्पॉटिफाई पे है, एक कमेंटेटर का रोल था, वो किया स्पॉटिफाई है पे हो? मैंने। और मेरे को मुंबई से कॉल आया था, वो उनका पर्सनल प्रोजेक्ट था, वो कहाँ पर प्ले होता है मैं नहीं जानता, नेगेटिव रोल के लिए मिल गया ओके था मेरे को पार्ट। तो ओके। वो भी किया है। तो जो भी किया है उन सब में मुझे मजा आया था। मेन चीज ये है ना कि आप जो जो भी जैसे काम कर रहे हो, आप उसको एंजॉय करते हो, तो वो तो सारे मतलब वॉइस ओवर तो एक ऐसी चीज है कि अनप्रेडिक्टेबल। एक तो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हो गए, एक तो होते हैं जो आपको इंक्वायरीज आती है, तो अलग अलग एक्सप्लेनर हो गया, हाँ, कभी एनिमेटेड वीडियो, कभी कॉर्पोरेट वीडियोस, कुछ भी हो सकता है, आईवीआर हो सकता है। एनीवेज, अब बाकी वॉइस इंडस्ट्री का फ्यूचर, एज इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ, एक टॉपिक है जिसपे आजकल बहुत चर्चाएं हो रही है, ठीक है? वो टॉपिक बहुत और वो बड़ा है, उसके लिए सेपरेट सेशन चाहिए। मतलब ये होता है, एक एक तो चीज मतलब जो मैंने भी इस बारे में अपने कुछ राय रखी थी कि जो एक प्रोफेशनल आउटपुट होता है, जो एक क्वालिटी आउटपुट होता है, जो सेटअप से रिकॉर्ड किया जाता है इमोशंस के साथ, वो काम इंसान ही कर सकता है। इसी बात पे हम ये इस पे मतलब अभी हम इस पे एक क्या कहते हैं, कंक्लूजन ला सकते हैं, करेक्ट?
कंक्लूजन ला सकते हैं कि नहीं ये नहीं पता, मैं अपना एक वो बताता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग सही प्रूव हो जाए जो ये लोग कह रहे हैं कि एआई हमको रिप्लेस नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ वो लोग सही हो, और अगर वो हमारे काम करने भी लगा तो एक लेवल तक करेगा, सब हाँ, कुछ तो नहीं करना चाहिए उसको। जहां पर आपको ज्यादा इमोशंस नहीं डालने, नॉर्मल इंफॉर्मेशनल वीडियोस है, इंस्ट्रक्शनल है कि भाई ठीक है कोई नया ज्वाइन नहीं है, उसको ये सीडी दे दी, वो इसको सुन लेगा, हो जाएगा। वो अभी भी शायद ऑटोमेटेड है कई सारी जगह पर। बट उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर हम कहीं पे भी ऐसा कुछ सुनते हैं ना, 2 मिनट में पता लग जाता है। हाँ, लग ठीक है, जाता वो आपको एक है ना, एक तरह की मे बी शायद ये वक्त के साथ अच्छा और बेहतर होता चला हाँ, जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा मेरा लेकिन मेरा पॉइंट ही यही है कि अगर हाँ, हम ये बोलते रहेंगे ना बार बार, नहीं एआई ये नहीं कर सकता, एआई की बस नहीं की ये वो वक्त नहीं के है। साथ बेहतर तो होगा, हाँ, ये जो तो जो एआई बना रहा है वो इसको एज चैलेंज ले लेगा और वो हाँ। और जल्दी रिप्लेस करवा देगा हमको। नहीं, ये देखिए, जितने भी आप ये खुद देखिए ना, हम छोटी से छोटी चीज देखें, मोबाइल फोन है हाँ, या गूगल है, गूगल सर्च है, ये वक्त के साथ तो बेहतर ही हुए हैं, तो ये भी बेहतर ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ जैसे होता है ना कि एक लिमिटेशन की, जैसे एक जब आप किसी चीज को सुनते हो, यू वांट टू आप जुड़े रहना चाहते हो उस चीज के साथ, तो वहां पे थोड़ी बहुत लिमिटेशन आती है, क्योंकि एक पैटर्न समझ में आ जाता है, एक पैटर्न पता लग जाता है, और वो थोड़ी बोरियत भी होने लगती है। बट जैसा मैंने कहा, इस पे अनप्रेडिक्टेबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वक्त के साथ बेहतर होते जा रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो ब्रांड्स, जो कंपनीज अच्छा क्वालिटी आउटपुट चाहती है, वो हमेशा कंसिडर प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ही करेगी। मैं यही आपसे अभी कहता कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा लिसनर्स पर, जो Listeners ऑडियंस पर। है। अगर वो चाहती है कि मैं जो सुन रहा हूँ वो मैं महसूस कर पाऊं, यस, तो वो इंसान ही हायर करेगा, ऐसी जगह से ऐसी चीजें ही खरीदेगा जिसको रिकॉर्ड किसी इंसान ने किया है। यस, ये इसका एक अच्छे टॉप पॉइंट्स में से एक होगा, जो सब कुछ डिपेंड करेगा लिसनर्स पर। मुझे Listeners फर्क पर ही नहीं पड़ता depend कि मैं क्या करेगा। सुन रहा हूँ, किसने किया है, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं। वही है, ऑडियंस पे डिपेंड करेगा ये सब कुछ। अब एक्टर कोई किसी, मैं अगर बाहर किसी की बात करूं तो टॉम क्रूज को लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक, वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं, ठीक है। किसी फिल्म में क्या हुआ कि अब डुप्लीकेट दिखाने के लिए मास्क की टेक्नोलॉजी तो उसमें वैसे ही दिखाई है, ठीक है, टॉम क्रूज है ही नहीं पिक्चर में, लेकिन हमने स्क्रीन पर टॉम क्रूज को ही देखा। उसको ही देखा। ऐसा थोड़ी चलेगा। Of course, जब पता चलेगा ऑडियंस को कि वो था ही नहीं, तो धीरे धीरे फिर अवेयरनेस बढ़ेगी कि नहीं यार ये चीज तो नहीं चाहिए, ये तो नकली माल है। सो इन सबके चलते, विथ डिजिटलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ओवरऑल वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर, ओटीटीज का आना, तो आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वॉइस ओवर में, वॉइस एक्टिंग में, उनको आप अपने तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे? प्रैक्टिस मत छोड़ना, और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी 2-2 साल तक प्रोजेक्ट नहीं मिलते किसी को। डेफिनेटली। कोई नया नया मार्केट में आया है और वो अपनी प्रोफाइल्स को चेंज कर रहा है कि नॉर्मल इंसान से वो एक वॉइस आर्टिस्ट है। जरूरी नहीं है कि आपको 6-7 महीने में प्रोजेक्ट मिले। मिलने को 2 दिन में मिल सकता है अच्छा प्रोजेक्ट, ना मिलने को 2 साल तक भी नहीं मिलेगा। 2 साल तक भी नहीं मिलता। तो पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक जॉब करते हैं और आपको इंटरेस्ट है वॉइसिंग में, तो उसको एज हॉबी पहले स्टार्ट कीजिए, पूरा सीखिए, समझिए। जब आपका साइड हसल, नॉर्मली मेरी लाइंस नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन जब आपकी साइड हसल की इनकम आपकी नॉर्मल जॉब से ऊपर चली जाए, तब उसे प्रोफेशनल बनाइए, अपना मेन प्रोफेशन बनाइए। आप पहले ही अपनी जॉब छोड़कर वॉइसिंग में कूद जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर कोई 20 रुपए लेके मुंबई चला जाए और सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगता जब आप एक पार्क बेंच में सोएंगे और पुलिस आपको डंडा मार के उठा के भगा देगी। तो करेक्ट। अगर आपने स्वर्ग पिक्चर देखी है तो हो सकता है आपका सामान चोरी हो जाए, लेकिन आप लड़कर छीन नहीं लेंगे उसकी तरह सिर्फ सांप जी की फोटो के लिए। ये सबसे बढ़िया, ये फिल्म में देखने में अच्छा लगता है, तो असली जिंदगी फिल्मों में अच्छा लगता है। हाँ, तो असली जिंदगी थोड़ी उतनी सुहानी नहीं होती जितनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते वक्त लगती है। तो मैंने भी देखा ऐसा टाइम, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी बहुत लंबा टाइम था जब प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। अभी भी है, अभी भी मेरे पास कम है क्योंकि रशिया की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी, तो प्रोजेक्ट्स मेरे जो आते थे रशिया से नहीं आते। सबसे जरूरी तो यही है कि आपने पेशेंस रखा है तो ठीक है। गिव अप करने के लिए आपको कोई नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूंगा, कोई और कभी नहीं कहेगा कि आप गिव अप कर दीजिए। आपको समझना होगा
कि मुझे अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे तो उसकी वजह क्या है। मुझे अगर काम नहीं आता, ये भी एक वजह है। आपने ऑडिशंस दिए और कोई और सेलेक्ट हुआ, इसके दो रीजंस होते हैं, या तो आपको वो चीज आती नहीं थी या आपसे अच्छा किसी ने कर दिया। तो इसलिए सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट इसलिए मैंने सबसे पहले बताया कि प्रैक्टिस मत छोड़ना। जो प्रोजेक्ट मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था, हो सकता है मैं उससे अच्छा रिकॉर्ड कर दूं आज, और उसको सुन के कहूं कि छी ये क्या किया था मैंने। हाँ, ये तो वक्त के साथ सैंपल वगैरह तो लगता है। आपका सब कुछ बदलता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम, कुछ महीनों में हुआ या साल में एक बार हुआ, जो जैसा आपको टाइम सूट करे, अपने डेमो रील्स भी अपडेट करते रहिए और अवेयरनेस फैलाइए आप भी। अगर आप जानते हैं इस फील्ड के बारे में कैसे काम करता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ये कि आप इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि कई लोग नहीं जानते और आर्टिस्ट हायर करते हैं। तो 200-300 रुपए से अगर आप आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं और आप फिर ये बोलेंगे कि 2-3 लाइन ही तो है, इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 लाइन है, ठीक है, उसके 2 आंसर्स होते हैं मेरे पास। या तो आप खुद कर लो, या ऐसी उम्मीद मत रखना कि आपके घर में कभी कोई बच्चा बड़ा होकर वॉइस एक्टर बने और कोई उसको भी ऐसे ही एक्सप्लॉइट करे। वेरी ट्रू। आपको तब ये बात सोचनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा किया था, अब मेरा बेटा अगर आर्टिस्ट है या मेरी बेटी अगर आर्टिस्ट है तो उसको भी लोग ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। काम तो कराते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, चार्जेस नहीं देते, और फिर बोलते हैं कि इतने से 2 लाइन तो थी। तो वो 2 लाइन के लिए वो 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, 1 साल मेहनत की थी उस लाइन को ठीक से बोलने की। तो उस चीज की एक वैल्यू है, जितना इजी, हाँ, उसकी कदर आपको भी करनी होगी, आर्टिस्ट भी करता है, क्लाइंट्स को भी करनी चाहिए। तो ये है भी अवेयरनेस की कमी की वजह से। अगर वो जानते ही है कि भाई मार्केट रेट एग्जाम्पल के लिए 2000 से शुरू है, तो वो 200 रुपये ऑफर ही नहीं करेगा। जैसे अब कोई ब्रांड है, कोई शूज है, कोई जूस का ग्लास भी, अगर आप मैंगो शेक पीने गए तो वो 80 रुपए का ग्लास है, आप जाके कभी नहीं बोलोगे कि ये मुझे 10 रुपए में दे दो। फिर आप हमारी कदर क्यों नहीं कर रहे? चार्जेस है 2500 रुपए, आप उसको बोल रहे हो 2000 में कर दो, इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? तो ये अवेयरनेस फैलाने का पॉइंट है। ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि आप ऐसे ही, तो ये अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये चीज धीरे धीरे चली जाएगी। नहीं, इसमें एक्चुअली दूसरी बात क्या होती है ना, अपना परसेप्शन भी बन जाता है। जैसे हम एक इंफॉर्मेशन एज में हैं, तो जैसे अगर कोई यूट्यूब में उठ के कल ये बोलेगा कि सिंपल, आप क्या है, एक माइक्रोफोन चाहिए, एक मोबाइल है और रिकॉर्ड करके दे दिया, काम हो गया। तो अब एक्चुअली में जो रिसर्च करेगा अच्छी तरह से, शायद वो ना माने, लेकिन कुछ लोग उस बातों में आ भी सकते हैं। वो एक परसेप्शन बन जाता है। और बिल्कुल सही कहा, वही चीज, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस फैलाइए। आपको अवेयरनेस, रिकॉर्ड तो फोन में भी हो जाता है, कई प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी होते हैं फोन से रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे प्रोजेक्ट्स फोन पे बना लेंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वो एक ऑल्टरनेट है। जब आपके पास मेन सेटअप या मेन इक्विपमेंट्स नहीं है तो उसकी एब्सेंस में आपने फोन से रिकॉर्ड किया, ठीक है। हर किसी को ग्रोथ करनी है। हम अपने स्टूडियो को सुधारते हैं, माइक्रोफोन अपग्रेड करते हैं, जो वीडियो क्रिएटर है वो कैमरा अपग्रेड करता है। डेफिनेटली एज आर्टिस्ट हमको अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना चाहिए। तो सारा घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, और अवेयरनेस जरूरी है आपके खुद के लिए भी, फैलाने के लिए भी, क्योंकि कई लोगों में नहीं है। तो इस वक्त PPA मेरे पॉइंट्स तो यही बन रहे हैं: पेशेंस, प्रैक्टिस, अवेयरनेस। So this is I can say the success mantra, the tip I can say, yeah, for getting into voiceovers, voice acting according. आप एटलीस्ट शुरू कर पाएंगे। आपके पास सही नॉलेज है तो आप ठीक है। आप बिना लाइफ जैकेट के कभी पानी में नहीं कूदेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो वही बात है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको जैक बनने का शौक है, तो वो अलग चीज हो गई। हाँ, वो अब जो ये जोक समझेगा उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा जैक बनने वाला है। मैं यहाँ जैक स्पैरो की बात नहीं कर रहा, उसको लाइफ जैकेट नहीं चाहिए। Okay, so Sukanto, it was great talking to you. आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, इतना कुछ शेयर किया अपने बारे में, so thanks a lot। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक हमारा एपिसोड नहीं है, क्योंकि इतना एंजॉय किया, आगे हम कुछ ना कुछ और ऐसा प्लान जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, मुझे भी मजा आता है। मैं नॉर्मली एक कम बोलने वाला इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आता हूँ। मतलब आज आपने जितना सेशन में
अपनी चीजें शेयर की और काफी कुछ बोला। कोई ऐसा मान नहीं सकता आप इंट्रोवर्ट टाइप। सो हम जल्द आगे भी आएंगे और एपिसोड्स के साथ, और आपके साथ और सेशंस पक्के हैं, समय निकालना होगा आपको। ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड या आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल करियर। ऑलरेडी आपका है, और आप इस तरह के और अच्छे अच्छे काम करते रहें अपनी आवाज के साथ, और अपना इस फील्ड में और ऐसी तरक्की करते रहें। आप भी बिल्कुल। थैंक यू।